अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है खालिद महमूद और आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास और साथ में दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है आइसोटोप। तो देखते हैं बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर समझ आए। बेटा देखिए, अगर आप बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार में दुकान वाले से कहते हैं कि मुझे 1 kg चीनी दें, मतलब शुगर जिसे कहते हैं चीनी दें, ठीक हो गया। अब वो क्या करेगा, मतलब एक पॉलीथीन का शॉपर जिसे हम बोलते हैं बैग लेगा या शॉपर कहते हैं, उसमें डालेगा वो चीनी, डालकर क्या रखेगा, एक फिजिकल बैलेंस होता है जिससे आप पंजाबी में तकड़ी वट्टा कह सकते हैं। फिजिकल बैलेंस क्यों, एक साइड पे वो रखेगा, दूसरी साइड पे क्या रखेगा, एक हमारे पास वो जो बाट कहते हैं जिसको हमारे पास 1 kg का, चाहे पत्थर का बना होता है, बाज का ये अब लोहे के आ गए हैं तो वहाँ उसके ऊपर हम रख देंगे, ठीक हो गया। अब वो जब ये दोनों साइड क्या हो जाएं, इधर हमने चीनी रख दी, इधर क्या रख दी, वो फिजिकल बैलेंस का जो बाट है वो हमने रख दिया, ठीक है। अब ये जब दोनों क्या कर जाएंगे, तराजू के दोनों पलड़े जब भारी हो, इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो हम कहेंगे भाई ये चीनी हमारे पास क्या हो गई है, 1 kg हो गई है। अब आप क्या कहेंगे कि चीनी हमारे पास क्या है, 1 kg है। लेकिन ये चीनी 1 kg कैसे पता चला भाई 1 kg हो गई, क्योंकि हमने रिलेटिव देखा। रिलेटिव कौन है हमारे पास, वो हमने जो इसको स्टैंडर्ड माना है वो 1 kg का जो यूनिट है, जिसे हमने एक यूनिट यानी कि 1 kg कंसीडर किया हुआ है, जो हमारा पत्थर का बना हुआ है या फिर लोहे का बना हुआ है, हमने उसको मान लिया और उसके इक्वल कर दिया, तो वही हमारे पास जो चीनी है ये भी हमारे पास क्या है, 1 kg हो गई है। ये बेटा रिलेटिव हो गई है, उसका रिलेटिव है। यानी कि कोई भी चीज़ जब हम मालूम करेंगे तो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब अब देखें 1 kg क्या है, हमें क्या पता 1 kg, बेटा हम ये जानते हैं कि 1 kg 1 किलोग्राम होता है, मास का यूनिट है, ठीक हो गया, और इसमें 1000 ग्राम होते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन ये कहाँ से आया, 1 kg ही क्यों पता, यानी कि ये जो हमारा बाट है ये 1 kg ही क्यों है, हमें कैसे पता चला? क्योंकि बेटा हमने ना जब ये सारे मसाइल हो रहे थे ना, तो 1960 में जब एक कॉन्फ्रेंस हुई ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसको मान लें कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। जब स्टैंडर्ड मान लिया कि भाई हाँ मान लो ये हमारे पास क्या है, 1 kg ही है, ठीक है। अब उन्होंने फॉर एग्जांपल पत्थर उठाया, उन्होंने कहा हाँ ये जो पत्थर है मान लो कि 1 kg का है, यानी कि 1 किलोग्राम का है, तो बस ठीक है, उसने 1 किलोग्राम हमने रख दिया और बाकी फिर सारे ये चीज़ें हम ऐसे स्टैंडर्ड करते गए। अब यहाँ पर जो है ना एटम तो बहुत ही छोटा है। अब वो एटम का मास kg में तो हम कर ही नहीं सकते। एटम बेटा हमारे पास बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल, तो एटम का तो हम kg में मास फाइंड ही नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि हम एटम का कैसे मास फाइंड करें, तो इसलिए भी हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए था। स्टैंडर्ड जैसे कि हमने वहाँ पे 1 kg स्टैंडर्ड लिया था, यहाँ पर हमें कुछ स्टैंडर्ड चाहिए था, तो इस पर हमने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ले लिया वो हमारे पास था कार्बन एटम। क्या था, कार्बन एटम। तो हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, हमारे पास क्या होगी, द रिलेटिव एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द एटम ऑफ कार्बन, ठीक हो गया। तो ये बेटा हमारे पास क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास, कि हमने क्या करना है, किसी एटम का मास मालूम करना है तो उसको कार्बन के रिलेटिव करके मास मालूम करेंगे, तो उसको बेटा रिलेटिव बोला जाएगा। रिलेटिव याद रखिएगा, हम अकेला उसका मास नहीं बोलेंगे, हमने कहना है, अब देखिए ना चीनी आपने 1 kg लिए तो आप क्या बोलेंगे 1 kg, आपने कहना कि ये रिलेटिव 1 kg है, क्योंकि एक रिलेटिव के जरिए हमने फाइंड की है, हमें ऑथेंटिक नहीं पता, बस उसको रिलेटिव करके हमने फाइंड की है। अब यहाँ पर भी ऐसे है बेटा कि जो मास हम एटम का मालूम करेंगे, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका जो हम मास मालूम करेंगे वो भी क्या होगा, रिलेटिव होगा। किसके रिलेटिव होगा, वो कार्बन एटम का हमने स्टैंडर्ड मान लिया है। अब बेटा कार्बन एटम का देखें, एक होता है हमारे पास टर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। ये भी हम आपको दिखाते हैं ये कैसे होगा, अभी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा देखें, अब हमने कहा कि जो कार्बन का हमारे पास एटम है, कार्बन का एटम, इसका एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, लेकिन मास नंबर कितना होता है बेटा, 12 होता है। मतलब इसके अंदर 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये तो ठीक है, तो मतलब हम कहेंगे कि कार्बन का अगर हम ऐसे फिजिकल बैलेंस करेंगे तो एक तरफ हमारे पास क्या है, कार्बन एटम है, दूसरी तरफ भी अगर हम कार्बन करेंगे तो दोनों का जो बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास,
इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मतलब इधर भी एक प्लेट है, मैंने कार्बन एटम को रखा, इधर भी रखा, तो दोनों साइड क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। ठीक हो गया। अब क्योंकि इसका भी मास 12 है, इसके दोनों साइड इक्वल है, तो हमने कहा भाई ये कार्बन का मास 12 हो गया। लेकिन क्योंकि हमने बेटा स्टैंडर्ड मान लिया है ना, अपने पास से रख लिया भाई ये कार्बन है, तो इसका मास हम क्या मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं भाई 12 है ग्राम। ठीक हो गया, 12 ग्राम, 12 AM, जो एटॉमिक मास यूनिट हमने देखा भी। अब देखते हैं, अब वो कहता है कि मान लिया कि ये जो कार्बन है इसके अंदर कितना मास है, हमारा जो मास है वो है 12 है। तो कहते हैं कि इसका जो यूनिट है ना, वो हम कहते हैं कि इसके कितने, हम कहते हैं इसके यूनिट है, और कितने यूनिट बन गए, ये 12 यूनिट हो गया ये। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, 12 यूनिट्स हैं। ये कार्बन 12 है, ये इक्वल है किसके, कार्बन के 12 यूनिट के बराबर है, 12 यूनिट के बराबर है, यानी कि इसमें ये जो हमारा 1 यूनिट है। क्लियर है। अब 1 यूनिट आ गया। फिर सुन ले बेटा, यहां पर हमारे पास ये कार्बन 12 का हमने मास को स्टैंडर्ड मान लिया, हमने रिलेटिव कंसीडर कर लिया कि हमने कहा ये हमारा एटम है कार्बन का, हमने इसको क्या कर लिया, स्टैंडर्ड मान लिया, बस ये है। इसका हमने अब रिलेटिव फाइंड करके, रिलेटिव रख के इस एक तरफ इस कार्बन को रखें, दूसरे एटम को रखते जाएं, उनका मास हम मालूम करते जाएंगे। ठीक हो गया। अभी तो देखें, यहां पर हमने कहा ये कार्बन 12 है, मैंने दूसरी तरफ भी कार्बन 12 रखा, दोनों तरफ पलड़ा क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो हमने कहा भाई कार्बन 12 है तो इसमें 12 यूनिट होंगे, छोटे यूनिट कंसीडर करें तो कितने यूनिट होंगे, 12 यूनिट होंगे, यानी कि 12 यूनिट होंगे। अगर देखें ये तो हमारे पास 12 यूनिट आ गए, यानी कि एक हमारे पास एटम के, यानी कि कार्बन एटम के। अगर हम ऐसा करें कि हमने मालूम करना है, फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर ना इसी तरह मैं कुछ और करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो एटम पड़ा है स्टैंडर्ड मान लिया भाई। स्टैंडर्ड किसको माना है बेटा, हमने कार्बन को माना है। ठीक है, कार्बन हमारा स्टूडेंट्स क्या है, स्टैंडर्ड है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, कोई और एटम ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का मैं कहता हूँ मास मालूम करें, तो हमने क्या करना है, ये जो मैंने मतलब आपने जो यूनिट्स बनाए हैं इसको डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। जब ये 12 हुए ना, तो ये फिर भी क्या था हमारे पास, ये जो पलड़ा था ये क्या ऊपर था, और ये हमारे पास क्या हुआ कि यानी कि इधर अभी भी हमारे पास ये क्या है, कम है। इधर जो हमने कार्बन 12 है ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड है। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, क्योंकि अब यहाँ पर कितने हो गए टोटल यूनिट, हमने कितने डाले हैं बेटा, हमारे पास क्या है, ये 12 है। ठीक है। अब एक तरफ हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को एटम रख दिया। यहाँ मान लें कि यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा है, ऑक्सीजन का एटम हम रख देते हैं। सपोज यहाँ पर क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन का एटम पड़ा है। ठीक हो गया। यहां पर हमने क्या रख दिया, ऑक्सीजन का एटम रख दिया। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, कार्बन के जो है हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है, ये जो यूनिट्स हैं ये डालते जा रहे हैं। अब क्या है, अभी भी ये तो हमने देखा ये जो पलड़ा था ये अभी भी क्या था, इक्वल नहीं था, इक्विलिब्रियम में नहीं था। तो फिर हमने क्या किया, कुछ और बात डालना शुरू कर दिए, छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं ये डालने शुरू कर दिए। जब मैंने पूरे 16 कर लिए बेटा, तो ये क्या हो गए, दोनों साइड क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारे पास ऑक्सीजन का जो मैस है ये हमारे पास क्या है, 16 यूनिट्स हैं। किसके भाई, कार्बन के हैं। याद रखिएगा ऑक्सीजन का जो मैस है 16 यूनिट्स है, किसका, कार्बन का। यानी कि कार्बन का ये क्या है, रिलेटिव है। इसी तरह बेटा आप और भी मालूम कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम का मालूम करना है, मैं क्या करता हूं, मैंने सोडियम का मालूम करना है। सोडियम यहां पर मैंने क्या लिया है, सोडियम एटम ले लिया है। ठीक हो गया। अब यहां पर मैंने क्या करना है, दूसरी तरफ मैंने दूसरी तरफ बेटा वो जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाए हैं, छोटे छोटे ये यूनिट्स हैं, इन हम यूनिट्स बोलते हैं कार्बन के, ये जो बनाए मैं ये डालना शुरू कर दूंगा। मैंने पहले 1 डाला, 2 डाले, 3 4 ऐसे डालता गया। जब मैंने डाले तो क्या हुआ, अभी तक ये कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, कुछ और डालना शुरू कर दिए। ठीक हो गया। जब मैंने बेटा इसमें 23 डाल दिए, कितने डाल दिए, 23, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गए। दोनों पलड़े जो थे वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मतलब हम कहेंगे जो सोडियम का मैस है वो 23 यूनिट्स हैं, किसके भाई, कार्बन के। समझ आ गई बेटा। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ इसका आइडिया जरूर हो गया होगा कि कोई भी हम जब मास मालूम करेंगे तो हम स्टैंडर्ड लेकर मानते हैं। एक तरफ हम स्टैंडर्ड रखेंगे यूनिट, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, जिस एटम का हमने मालूम करना है वो एटम रखेंगे, हमने रख दिया इधर। अब देखो ना बेटा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपने 2 किलो चीनी लेनी है बाजार से। अब 2 किलो चीनी लेने जाएंगे तो वो क्या करेगा, पहले तो वो 1 kg रखेगा। ठीक है। अब उसने चीनी डाल दी है तो वो आपने तो लेनी है 2 kg, तो वो फिर क्या करेगा,
फिर वो 2 kg उसने रख दिए इधर, यानी कि 2 kg इधर उसने 2 kg का यूनिट्स रख दिया, इधर वो क्या करेगा, चीनी डालता जाएगा। जब दोनों साइड बराबर हो जाएंगी हम कहेंगे ये लीजिए भाई ये 2g है, ये 2 kg है। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी हमने एक तरफ ऑक्सीजन को रख दिया, दूसरी तरफ हमने जो यूनिट्स बनाए हैं कार्बन के ये डालते जाएंगे और मास जब बराबर होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, वो रिलेटिव एटॉमिक मास मिलेगा उस एटम का। और याद रखिएगा बेटा ये रिलेटिव एटॉमिक मास है 16 यूनिट है किसका, कार्बन एटम का। ठीक है, यहाँ पर भी कितने हैं, 23 यूनिट्स हैं सोडियम के, मतलब जो हमारे पास मैस कितना है 23 है, कितने यूनिट्स हैं कार्बन के, 23 यूनिट्स हैं किसके अंदर, सोडियम के अंदर, कार्बन के। अभी बेटा हमने और भी इसको बताते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, यानी कि हम इसको लिखते हैं बेटा आम लफ्ज में AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो हम लिखेंगे द मैस ऑफ एन एटम as compared to 1/12 कार्बन एटम, mass of कार्बन एटम। ठीक हो गया, कंपेयर टू 1/12 mass of कार्बन एटम, mass of कार्बन एटम। ठीक हो गया। अब यहां पर देखें 1/12 बेटा मैंने अभी देखे यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं, ये है एटॉमिक मास यूनिट कि 12 यूनिट थे मेरे पास, 12 यूनिट्स है ना, तो एक यूनिट का मैंने निकालना है तो हम क्या करेंगे 1/12 कर देंगे, ऐसे ही है ना। फॉर एग्जांपल यानी कि एक यूनिट्स मैंने कितने में से लिया, 12 में से मैंने क्या कर दिया, एक यूनिट्स को ले लिया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 12 में से एक लिया तो यहाँ पर क्या 1/12 यानी कि टोटल में से मैंने एक यूनिट्स को ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने किसका मालूम करना है, जिसका मैं मालूम करना चाहूँगा उसके साथ में इधर रख दूंगा, चाहे मैं ऑक्सीजन को रख दूँ, जिसको भी रख दूँ, वो आपके पास इस तरह जिस तरह मैंने आपको सिखाया है आप ऐसे मालूम कर सकते हैं। तो ये 1/12 है बेटा हमारे पास, इसे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे इसको हम। द मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू 1/12 कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम का 1/का जो 12वां हिस्सा है वो एक यूनिट बनता है बेटा। वो सोचें 1/12वें हिस्से का कितना बनेगा, एक यूनिट बनेगा। वो एक जो यूनिट है वो जितने यूनिट आप डालते जाएंगे वो अगले एटम का क्या मालूम हो जाएगा, हमें मास मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, जिसे हम AMU बोलते हैं, और ये किसके बराबर होता है, हमने इसकी वैल्यू भी निकाल रखी है 1.66110 मल्टीप्लाई -27 kg। ये मैंने शायद आपको पहले भी बता रखी है। ये हमारे पास बेटा क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। जो एक यूनिट होता है ना, वन यूनिट, जो एक यूनिट होता है वो हमारे पास 1 AMU के बराबर होता है, और 1 AMU हमारे पास इतने किलोग्राम के बराबर होता है, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है ना, एक यूनिट जो है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पर देखें 23 यूनिट था सोडियम में, तो 23 हमारे पास क्या होगा, एक यूनिट हमारे पास किसके बराबर है, हमारे पास AMU के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16 AMU, क्योंकि एक यूनिट हमारे पास AMU के बराबर है, तो यहाँ पर बनेगा 23 AMU। तो हम सोडियम का मास लिखेंगे 23 AMU। आई थिंक बेटा आपको कुछ ना कुछ इससे गेन किया होगा कि हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम का हमने स्टैंडर्ड माना है, रिलेटिव माना है, दूसरे एटम का हम इस तरह मास मालूम करते जाएंगे तो हम इसे बोलते हैं एटॉमिक और रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, द मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, यानी 1/12वां हिस्सा जो होगा यानी कि वो 1 यूनिट के बराबर होगा, और जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, AMU के बराबर है। और AMU की वैल्यू कितनी है 1.6। ये बेटा कैलकुलेट की गई है, ये भी इंशाल्लाह जब टाइम मिला तो हम आपको पूरी कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि ये कैसे आई। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पर हमने कुछ बात का था, हम ऐसे भी लिख देते हैं AMU की जगह यहाँ पर, यानी कि इस तरह का U भी डाल देते हैं। ठीक है ना, तो वो ये भी हम डाल सकते हैं। ठीक हो गया, ये भी इसी को ये मैस कहते हैं, ये भी हमारे इसी तरह के मैस ही है, यानी कि इसे भी एटॉमिक मास हम यूनिट ही बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास ही बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा हमने बोला आज सीखा अभी तक रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसके बारे में हमने सीख लिया कि हमने कहा कि ये कार्बन के यूनिट्स हैं तो एक यूनिट हमने लेना है, और बाकी जो एक यूनिट है वो कार्बन के टोटल 12 यूनिट होते हैं। ऐसे ही एक यूनिट हमने निकाला, और इसी तरह हम ये 12 जो एक यूनिट है ये किसके बराबर है, AMU के बराबर है, और AMU किसके बराबर है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह हम सोडियम का भी अगर 23 है तो हम 23 इस मल्टीप्लाई ये कर देंगे तो हमारे पास 23 AMU हो जाएगा। ये इसका मैस हम निकाल सकते हैं एक एटम का। ठीक हो गया, ये हम एक एटम की बात कर रहे हैं बेटा, अभी हम मॉलिक्यूल और एटम, ये अब ऐसे अगर सोडियम के 2 एटम है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 है तो 3 के साथ कर दें, आसान काम है। तो ये बेटा हमारे पास था रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ तक बेटा आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा कि हमारे पास क्या होता है, सिंपल सी बात है बेटा
कि हमने स्टैंडर्ड मानना है, बस एक यूनिट हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ, कौन सा यूनिट है वो कार्बन का यूनिट है 1/12, यानी कि एक यूनिट है वो स्टैंडर्ड है। बाकी जिस आइटम का वॉल्यूम करना है उससे रखते जाएं और हमारे पास वो यूनिट बने पड़े हैं, डालते जाएं जब ये बराबर हो गया तो अगर इधर 16 बन गए तो इधर कितने बनेंगे, इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे भाई ये ऑक्सीजन का, हाँ इधर ऑक्सीजन आइटम रखा, इधर 16 यूनिट हो गए, तो हमने कहा भाई ये हमारे पास ऑक्सीजन को मास है वो क्या हो गया 16 हो गया। ये बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, क्लियर। तो ये बेटा हमारा था रिलेटिव एटॉमिक मास, हमने सीखा एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसके बारे में कुछ ना कुछ हमने सीखा। बेटा इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं आइसोटोप के बारे में। तो अब बेटा हम लिखते हैं आइसोटोप। आइसोटोप आइसोटोप बेटा ये टर्म जो है ना आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि होता क्या है। हमारे पास ये डाल्टन जब ये बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हो गए बाद में, तो इनके आइसोटोप बनाना भी शुरू कर दिए हमने एलिमेंट्स के, और वो उसका देखते हैं हमारे पास क्या होता है ये आइसोटोप। हमारे पास द एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। द एटम हैव, या आप एलिमेंट भी कह सकते हैं, द एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, हैव सेम, द एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट mass number is called isotope। बेटा एटम जो होते हैं उन्होंने कहा कि एटम का एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन जब देखा गया तो इनको आइसोटोप भी पाए जाते हैं, यानी कि कोई एटम है तो वो 3 हालत में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है बेटा, तो हाइड्रोजन को उन्होंने कहा हमारे पास 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो यहाँ पर देखा जब हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, इसका भी क्या होगा 1 ही होगा, इसका भी क्या होगा 1 होगा, लेकिन जब मास देखा तो इसका 1 था, इसका 2 था और इसका क्या था 3 था। अब ये मास नंबर होता क्या है बेटा, बेटा याद रखिएगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन की तादाद है हम उसे क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर। लेकिन मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और प्लस जो न्यूट्रॉन होते हैं बेटा उन्हें हम क्या बोलेंगे मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक हो गया। अब यहां पर देखें ये है हमारा एटॉमिक नंबर, इसमें क्या है एक प्रोटॉन है, मास भी एक है, यानी कि मास में क्या होता है एक प्रोटॉन होता है, साथ में न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो यहां पर माइनस करें 1 माइनस 1 तो जाएगा 0, मतलब इसमें जो है बेटा प्रोटॉन कितने हैं 1 और न्यूट्रॉन कितने हैं 0, इसलिए इसका मास क्या है 1 है। यहां पर देखेंगे तो हमारे पास 2 माइनस 1 मतलब क्या है, प्रोटॉन कितने होंगे बेटा 1 होंगे हमारे पास, और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे 1 होंगे। क्लियर है, ये हम न्यूट्रॉन ऐसे निकाल सकते हैं, यहां से भी न्यूट्रॉन निकालते हैं 3 माइनस 1 आंसर आएगा 2, तो प्रोटॉन कितना है बेटा 1 है और न्यूट्रॉन कितने हैं 2 है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है मास नंबर है। यहां पर देखें न्यूट्रॉन 0 1 एंड 2, तो इस तरह से ये है हमारा क्या है मास नंबर, तो इसे बोलते हैं आइसोटोप। तो ये क्या हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप मिले हमें 3 आइसोटोप मिले। इसी तरह कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं बेटा, कार्बन के भी 3 आइसोटोप है C, ये इसी तरह एक होता है हमारे पास 12, एक होता है 13 और एक होता है 14। ठीक हो गया। मास तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा 6। अब यहाँ पर हम अब आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं वो तो सेम रहेंगे, वो तो 6 ही रहेंगे, वो तो चेंज नहीं होंगे। तो करते हैं -6, आंसर क्या आएगा 6, मतलब जो प्रोटॉन है वो क्या है 6, न्यूट्रॉन कितने हैं वो भी क्या है 6। यहाँ पर देखिए बेटा प्रोटॉन कितने हैं 6, माइनस आएगा तो हमारे बनेगा 7, तो न्यूट्रॉन है 7। यहाँ पर देखेंगे प्रोटॉन बेटा कितने हैं 6 और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। तो ये बेटा है हमारे पास आइसोटोप। इस तरह कार्बन के 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप मौजूद हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये है आइसोटोप क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन मिल गई हमें और हमने कुछ एग्जांपल्स इनसे सीख लिया। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे पास आइसोटोप के जो है ना उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। देखिए ना एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी इनकी सेम होगी, इसलिए हमने सेम पीरियड यानी कि सेम ग्रुप या सेम पोजीशन पे रखते हैं पीरियोडिक टेबल में।
फिर सुन लें बेटा, हमारे पास सेम एटॉमिक नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आइसोटोप की, सेम आइसोटोप की सेम, अगर हमारे पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम सेम पोजीशन पर रखेंगे इन पीरियोडिक टेबल में, हम इन्हें क्या बोलेंगे, आइसोटोपी। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, आइसोटोपी। आइसोटोपी, आइसोटोपी क्या है हमारे पास कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप and same position in periodic table is called isotopy और this phenomena is discovered by Soddy। तो बेटा हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सोडी, उसने ये फिनोमेना डिस्कवर किया आइसोटोपी का। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, हमने आइसोटोप की डेफिनेशन सीखी, हमने एग्जांपल सीखी। और आइसोटोपी क्या होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड आइसोटोपी और दिस फिनोमेना इज डिस्कवर्ड बाय सोडी। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें डिफरेंट क्या है आइसोटोप मौजूद होते हैं। अभी हमारे पास कैल्शियम के देखेंगे तो कितने आइसोटोप है, 6 आइसोटोप है। ऑक्सीजन के कितने हैं, हमारे पास 3 आइसोटोप है। कार्बन के भी 3 है हमारे पास। इसी तरह और भी देख सकते हैं हम, हमारे पास आइसोटोप कितने हो सकते हैं। हमारे पास निकल के हमारे पास हो सकते हैं, हमारे पास निकल के कितने बेटा 11 आइसोटोप है। टेन के कितने आइसोटोप है, 11 आइसोटोप है। इसी तरह पलाडियम के भी हमारे पास 9 है, कैल्शियम के हमारे पास 6 हैं। तो ये आप अपनी बुक से देख सकते हैं, काफ़ी उन्होंने मतलब हमारे पास जो ब्रोमीन है उसके 2 आइसोटोप हैं। तो यहाँ बेटा आपने अपनी बुक से देखना है, कंसर्न करना, ये आइसोटोप वेरी इंपॉर्टेंट है, गिनती आपने याद रखनी है। पेपर में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, एमडी कैट में भी आ सकते हैं, वैसे आपका जो पेपर उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। नंबर ऑफ आइसोटोप, टिन के कितने हैं हमारे पास, पलाडियम के कितने हैं, कैल्शियम के कितने हैं, ब्रोमीन के कितने, ये सारी चीज़ें। और याद रखिएगा आयोडीन जो है उसके भी आइसोटोप मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, उसके कितने आइसोटोप, एक ही आइसोटोप होगा क्योंकि वो खुद ही एक आइसोटोप है, उसके 0 आइसोटोप नहीं होंगे। अक्सर हम गलती से 0 लगा लेकिन उसका आइसोटोप मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, ये आपने पढ़ लिया बेटा। हमारे पास आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोपी हमने डिस्कस कर लिया और ये सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, आइसोटोप के बारे में हमने सीखा, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में सीखा। स्टूडेंट्स अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, इसके अलावा अगर कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करें, क्वेश्चन पूछे, हम आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।